नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प ग्रह की बात करने वाले हैं, शुक्र ग्रह, जी हाँ, वीनस। जिसे अक्सर पृथ्वी का जुड़वा भी कहते हैं। पर क्या वो सच में जुड़वा है, यही देखना है आज। बिल्कुल, ये सवाल बहुत अहम है। हमारे पास एक लेख है, शुक्र, एक भागता हुआ ग्रीन हाउस। तो आज हम इसी के सहारे समझेंगे कि भाई ये ग्रह जो आकार वगैरह में पृथ्वी जैसा है, हाँ, वो इतनी जलती हुई भट्टी कैसे बन गया। यही तो पहेली है। मतलब सोचने वाली बात है ना। जिसे हम ट्विन कह रहे हैं, वो इतना अलग कैसे। चलिए खोलते हैं इसे। हाँ, शुरू करते हैं। तो शुरुआत वहीं से करते हैं जहां से ये जुड़वा वाली बात आई। साइज में लगभग एक जैसे। जी, आकार करीब करीब बराबर है। घनत्व मतलब डेंसिटी, हाँ, वो भी मिलती जुलती है। हाँ, और दोनों ही चट्टानी ग्रह हैं, स्थलीय ग्रह जिन्हें कहते हैं। ऐसी समानताएं तो कम ही मिलती हैं सोलर सिस्टम में। बिल्कुल, और इसीलिए शुक्र की कहानी इतनी इतनी ध्यान खींचने वाली है। हाँ, अगर वो इतने अलग होते शुरू से तो शायद हम इतनी तुलना करते ही नहीं। सही बात है। लेकिन शुरुआत इतनी एक जैसी लगती है कि सवाल उठता है, फिर गड़बड़ कहाँ हुई। हाँ, कहाँ रास्ता बदल गया। और यहीं पर वो भागता हुआ ग्रीन हाउस प्रभाव, मतलब रनअवे ग्रीन हाउस इफेक्ट, उसका रोल आता है। रनअवे ग्रीन हाउस इफेक्ट, ये शब्द ही भारी लगता है। थोड़ा समझाएंगे इसे, ये नॉर्मल ग्रीन हाउस से अलग कैसे है। हाँ, ये समझना जरूरी है। देखिए, ग्रीन हाउस प्रभाव तो ठीक है, पृथ्वी पर भी है। हाँ, उसी से तो गर्मी बनी रहती है। बिल्कुल, कुछ गैसें जैसे CO2 गर्मी को रोक लेती हैं। रनअवे तब होता है जब ये पूरी प्रक्रिया नियंत्रण से बाहर हो जाती है। नियंत्रण से बाहर कैसे? मतलब एक ऐसा चक्कर शुरू हो जाता है जहां गर्मी बढ़ी, उससे और गैसें निकली, या पानी भाप बना, उसने और गर्मी रोकी, और ये बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही जाता है। अच्छा, एक विशेष साइकिल जैसा। हाँ बिल्कुल, जब तक कि ग्रह उबलने न लगे। शुक्र के साथ असल में यही हुआ। बाप रे। और ये शुरू कैसे हुआ? मतलब वो पहली चिंगारी क्या थी? लेख क्या कहता है? लेख इशारा करता है एक बहुत बड़े फर्क की तरफ। तरल पानी। पानी? हाँ, लिक्विड वाटर। पृथ्वी पर देखिए कितने बड़े बड़े महासागर हैं। हाँ बिल्कुल। ये समंदर सिर्फ तापमान को कंट्रोल नहीं करते, ये हवा से कार्बन डाइऑक्साइड सोख भी लेते हैं। अच्छा, कैसे? CO2 पानी में घुल जाती है, फिर वो धीरे धीरे समुद्री जीवों के कवच वगैरह में या तलछट में जमा होकर चट्टान बन जाती है, कार्बोनेट रॉक्स। मतलब CO2 पत्थर में कैद हो जाती है? हाँ, एक तरह से लंबे समय के लिए वायुमंडल से हट जाती है। ये पृथ्वी का अपना थर्मोस्टैट है, नेचर का तरीका। अच्छा, तो पृथ्वी के पास CO2 संभालने का तरीका है समंदर, शुक्र पर ये नहीं था? नहीं, शुक्र सूरज से थोड़ा ज्यादा पास है। हाँ, तो वो शुरू से ही थोड़ा ज्यादा गर्म रहा होगा। शायद इतनी गर्मी थी कि बड़े टिकने वाले महासागर बन ही नहीं पाए, या बने भी तो भाप बन गए। हाँ, या जल्दी भाप बनकर उड़ गए। अब बिना तरल पानी के हवा में जो CO2 आई, उसे सोखने वाला कोई नहीं था। सही, उसे चट्टानों में जमा करने का कोई असरदार तरीका नहीं था। ये शुक्र के लिए पहला बड़ा झटका था। यहीं से रास्ता अलग होना शुरू हुआ। हाँ, और ये हमें पहला सबक भी सिखाता है, ग्रहों का संतुलन कितना नाजुक होता है, पानी जैसी मामूली चीज कितनी जरूरी है। तो पानी नहीं था, CO2 जमा होने लगी, फिर ज्वालामुखियों का क्या रोल था? लेख में उनका भी जिक्र है। हाँ, और उनका रोल बहुत बड़ा था, बहुत ही बड़ा। अच्छा। स्रोत बताता है कि शुक्र पर ज्वालामुखी बहुत ज्यादा सक्रिय रहे हैं, अरबों साल तक। पृथ्वी से भी ज्यादा? हाँ, ऐसा माना जाता है कि कहीं ज्यादा और लंबे समय तक। और ये ज्वालामुखी क्या उगलते हैं? गैसे। हाँ। मतलब CO2। हाँ, भारी मात्रा में CO2 और दूसरी गैसें भी। अब सोचिए, CO2 लगातार आ रही है, लेकिन उसे हटाने का कोई तरीका नहीं है। बिल्कुल। तो नतीजा, CO2 हवा में बढ़ती गई और बढ़ती ही गई। तो ये एक तरफा मामला हो गया, गैस आ रही जा नहीं रही। और फिर वो सल्फ्यूरिक एसिड के बादल, वो कैसे बने? वो तो पानी के बादल नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये शुक्र की एक और खासियत है। जब इतने ज्वालामुखी फटते हैं तो CO2 के साथ सल्फर डाइऑक्साइड जैसी गैसें भी निकलती हैं। सल्फर वाली गैसें? जी, ये हवा में ऊपर जाती हैं, सूरज की रोशनी और बचे खुचे पानी के वाष्प से मिलती हैं, और फिर होती है केमिकल रिएक्शन, जिससे एसिड बनता है। हाँ, सल्फ्यूरिक एसिड, तेजाब, उसकी छोटी छोटी बूंदें, और यही बूंदें मिलकर शुक्र के वो घने पीले बादल बनाती हैं जो पूरे ग्रह को ढके रहते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड के बादल सुनने में ही खतरनाक है। इनका गर्मी पर क्या असर होता है? इनका असर डबल है और बहुत बुरा।
पहली बात, ये बादल सूरज की रोशनी को बहुत अच्छे से रिफ्लेक्ट करते हैं। हाँ, तभी तो शुक्र इतना चमकता है आसमान में। बिल्कुल, करीब 70% रोशनी तो वापस भेज देते हैं। लेकिन जो गर्मी सतह तक पहुंच जाती है या सतह से निकलती है, उसे ये बादल बाहर नहीं जाने देते, कंबल की तरह। एकदम सही, कंबल की तरह गर्मी को अंदर ही फंसा लेते हैं। तो इन्होंने ग्रीन हाउस प्रभाव को और तेज कर दिया। और ऊपर से ये तेजाब के हैं। हाँ, सल्फ्यूरिक एसिड, बहुत ज्यादा करोसिव। तो अब हमारे पास है ढेर सारी CO2, पानी है नहीं, ज्वालामुखी फट रहे हैं और तेजाबी बादलों का कंबल। इन सब ने मिलकर शुक्र की सतह पर क्या हाल बना दिया। लेख कहता है भट्टी जैसी। भट्टी शब्द एकदम सही है। शुक्र की सतह का औसत तापमान सोचिए, 460 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा। 460 डिग्री। हाँ, इतना गर्म कि सीसा मतलब लेड वो भी पिघल जाए। अरे बाप रे, बुध तो सूरज के ज्यादा पास है, फिर भी शुक्र ज्यादा गर्म। हाँ, शुक्र ज्यादा गर्म है, सिर्फ अपने इस भयंकर ग्रीन हाउस प्रभाव की वजह से। और सिर्फ गर्मी ही नहीं, दबाव का भी जिक्र था। हाँ, वायुमंडलीय दबाव, वो भी भयानक है। शुक्र की सतह पर दबाव पृथ्वी के समुद्र तल से 90 गुना ज्यादा है। 90 गुना? ये कैसा महसूस होता होगा कि धीरे घूमने और मैग्नेटिक फील्ड ना होने का भी जिक्र था। क्या इनका भी कोई हाथ है इसमें? हाँ, ये भी अहम फैक्टर्स हैं, खासकर लंबे समय में ग्रह कैसे बदला ये समझने के लिए। शुक्र अपनी धुरी पर बहुत धीरे घूमता है। कितना धीरे? उसका एक दिन, मतलब एक बार पूरा घूमने में लगने वाला समय उसके 1 साल से भी लंबा होता है। क्या? दिन साल से लंबा? हाँ, करीब 243 पृथ्वी वाले दिन लगते हैं एक चक्कर पूरा करने में, और साल होता है 225 दिन का। ये तो अजीब है। और ये उल्टा भी घूमता है? हाँ, ज्यादातर ग्रहों के मुकाबले उल्टी दिशा में। खैर, इस धीमी गति का शायद तापमान पर सीधा असर हो, लेकिन इससे भी ज्यादा जरूरी है चुंबकीय क्षेत्र का न होना, मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड? हाँ, पृथ्वी के पास तो है वो शील्ड जो हमें सूरज से बचाती है। शुक्र के पास क्यों नहीं? पृथ्वी का मैग्नेटिक फील्ड उसके अंदर पिघले हुए लोहे के घूमने से बनता है, डायनामो इफेक्ट। हाँ। शुक्र के अंदर भी शायद पिघला हुआ कोर है, लेकिन या तो वो घूमता नहीं ठीक से या धीमी गति की वजह से वो एक मजबूत, पूरी दुनिया को घेरने वाला मैग्नेटिक फील्ड नहीं बना पाता। और इस फील्ड के ना होने से क्या हुआ? ये फील्ड एक ढाल की तरह काम करता है। सूरज से जो सौर हवा आती है, तेज रफ्तार वाले चार्ज्ड पार्टिकल्स, हाँ, सोलर विंड, ये फील्ड उसे ग्रह से दूर मोड़ देता है। अब शुक्र के पास ये ढाल है नहीं, तो वो सीधा सौर हवा के निशाने पर है। तो सोलर विंड सीधे शुक्र के वायुमंडल से टकराती है। क्या हुआ उससे? उससे ये हुआ कि समय के साथ सौर हवा ने शुक्र के ऊपरी वायुमंडल को धीरे धीरे उड़ाना शुरू कर दिया, खासकर हल्के अणु। हल्के अणु जैसे पानी? बिल्कुल, पानी के अणु H2O। सौर हवा ने उन्हें तोड़ा और हाइड्रोजन आयनों को अंतरिक्ष में उड़ा दिया। अगर शुक्र के पास शुरू में थोड़ा बहुत पानी रहा भी होगा तो वो इस तरह खत्म हो गया। हाँ, ये प्रक्रिया उसे धीरे धीरे खत्म करने में मददगार रही। तो मैग्नेटिक फील्ड न होने से शुक्र ने अपना बचा खुचा पानी भी खो दिया, जिसने ग्रीन हाउस प्रभाव को और बिगड़ने दिया। तो ये सब चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। बिल्कुल, एक चीज दूसरी को बदतर बनाती गई। अनियंत्रित ग्रीन हाउस प्रभाव, पानी नहीं, लगातार ज्वालामुखी, तेजाबी बादल, धीरे घूमना, मैग्नेटिक फील्ड नहीं, इन सब ने मिलकर शुक्र को वो बना दिया जो वो आज है। लेख कहता है विषाक्त और दमघोटू दुनिया। एकदम सही शब्द है। शुक्र का वायुमंडल लगभग 96% कार्बन डाइऑक्साइड है, थोड़ी नाइट्रोजन है, सल्फ्यूरिक एसिड की बूंदें हैं, ऑक्सीजन तो भूल ही जाइए। सांस लेना नामुमकिन। हाँ, किसी भी ज्ञात जीवन के लिए जहरीला। और दमघोटू सिर्फ ऑक्सीजन की कमी से नहीं, वो भारी दबाव और गर्मी, वो भी दम घोट दे। और इस सच्चाई का सबसे पक्का सबूत शायद वो मिशन हैं जो वहां भेजे गए हैं। लेख में लिखा है कि रोबोटिक लैंडर्स भी कुछ ही घंटे टिक पाते हैं सतह पर। हाँ, ये बिल्कुल सीधी गवाही है। 70 और 80 के दशक में सोवियत संघ ने वेनेरा मिशन भेजे थे। वेनेरा? जी, उन्हीं लैंडर्स ने हमें शुक्र की सतह की पहली और अब तक की अकेली तस्वीरें भेजी। चट्टानी, वीरान जमीन। लेकिन वो टिक नहीं पाए ज्यादा देर। नहीं, वो भयानक गर्मी और दबाव, कुछ तो 1 घंटे से भी कम चले। जो सबसे ज्यादा टिका वो भी शायद 2 घंटे के आसपास ही। 2 घंटे? हाँ, ये दिखाता है कि इंजीनियरिंग के लिए कितनी बड़ी चुनौती है वहाँ काम करना, ऐसी मशीन बनाना जो ये सब झेल सके। ये तो सच में सोचने वाली बात है।
कुछ घंटों में पिघल जाना या कुचल जाना। शुक्र कितना कठोर है। निश्चित रूप से, और इसीलिए शुक्र को पढ़ना इतना जरूरी है। ये सिर्फ एक और ग्रह की कहानी नहीं है, जैसा लेख में भी इशारा है, ये एक तरह की चेतावनी है कि ग्रहों की जलवायु कितनी नाजुक हो सकती है, कैसे एक जैसी शुरुआत वाले ग्रह भी कितने अलग, कितने चरम रास्ते पर जा सकते हैं। तो इस सब का क्या मतलब निकलता है, ये एक सवाल उठाता है कि अगर पृथ्वी का जुड़वां ऐसा बन सकता है तो क्या ये हमें हमारी पृथ्वी के बारे में कुछ सिखाता है? हाँ, बहुत कुछ। शुक्र हमें ग्रीन हाउस प्रभाव का एक्सट्रीम केस दिखाता है, जब वो पूरी तरह हाथ से निकल जाए। शुक्र जैसी हालत तो पृथ्वी की नहीं होगी ना, हमारे पास समुंदर है। हाँ, शुक्र जैसी चरम स्थिति की संभावना यहाँ ना के बराबर है। हमारे पास महासागर है, हमारा वायुमंडल अलग है, लेकिन ये हमें ग्रीन हाउस गैसों के असर के प्रति संवेदनशील जरूर बनाता है। मतलब ये हमें याद दिलाता है कि हवा में CO2 जैसी गैसें बढ़ने के नतीजे हो सकते हैं। हमें अपने ग्रह के जलवायु संतुलन को हल्के में नहीं लेना चाहिए। तो अगर हम पूरी बात को समेटें, शुक्र जो शायद कभी पृथ्वी जैसा ज्यादा ठीक ठाक रहा हो, हाँ, संभव है, वो कई चीजों के एक साथ गलत हो जाने का शिकार हो गया। एक बेलगाम ग्रीन हाउस प्रभाव जिसे रोकने के लिए पानी नहीं था जी, भयंकर ज्वालामुखी जिन्होंने हवा को CO2 से भर दिया, हाँ, तेजाबी बादल बन गए, और ऊपर से मैग्नेटिक फील्ड की कमी जिसने बचा खुचा पानी भी सौर हवा को उड़ाने दिया। बिल्कुल, एक के बाद एक झटके लगते गए। और लैंडर्स का कुछ घंटों में ही दम तोड़ देना इस कठोर हकीकत का सबूत है। ये सचमुच एक गलत रास्ते पर चली गई दुनिया लगती है। हाँ, कह सकते हैं। शुक्र की कहानी असल में हमें पृथ्वी की उन खासियतों की कीमत समझने में मदद करती है जिन्होंने यहाँ जीवन को पनपने दिया। हमारे समंदर, हमारी हवा, हमारी मैग्नेटिक शील्ड। सही कहा। और ये हमें आखिर में एक विचार के साथ छोड़ जाती है कि अगर शुक्र हमें ग्रहों की जलवायु की नाजुकता के बारे में इतना कुछ सिखाता है जी, तो जब हम पृथ्वी पर जलवायु परिवर्तन के शुरुआती निशान देखते हैं, चाहे वो कितने भी छोटे लगे अभी, तो हमें अपने ग्रह के भविष्य को बचाने के लिए क्या सबक लेना चाहिए, क्या कदम उठाने चाहिए? ये सवाल हम सब के लिए है। हाँ, ये सिर्फ वैज्ञानिकों का काम नहीं है, हम सबको सोचना चाहिए। शुक्र की कहानी सिर्फ एक दूर के ग्रह की कहानी नहीं है, ये हमारे अपने घर के लिए भी एक जरूरी सबक हो सकती है।